अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो होने वाली है स्टडी इन पोलैंड, जो कि एक शेंजन कंट्री है। मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी कंट्रीज़ बताऊंगा कि आप अफोर्ड भी कर पा रहे होंगे और उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी काफ़ी बेहतर होगा। पहले मैंने ऑस्ट्रिया को डिस्कस किया था, उसकी जो वीडियो का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ स्टडी डेस्टिनेशन। नहीं तो फिर आप ये पोलैंड को भी लेके जा सकते हैं। पोलैंड जो है एक शेंजन कंट्री, आप लोगों को पता ही होगा। कैपिटल इसका वारसा है और करेंसी इसकी ज़्लोटी है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 50 रुपए के करीब एक ज़्लोटी 15 होता है। तो आपको मैं इसका टोटल बताऊंगा, एक्सपेंस कितना आता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है फ्रॉम द इनिशियल स्टेज एडमिशन यूनिवर्सिटी में लेने से वीज़ा हासिल करके पोलैंड में अराइव होने तक। तो पोलैंड क्या, मैंने भी सब कुछ प्रोसेस किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी यहाँ पे एडमिशन था, बट आई कंसिडर यूके, क्योंकि मुझे यूके थोड़ा बेहतर लगा था। इस वजह से मैंने यूके आ गया था, तो मैं पोलैंड नहीं गया था। तो मैं आपको पोलैंड के जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड बैक कर दूंगा इंशाल्लाह। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो इसमें दो इनटेक्स होती हैं, लाइक अदर कंट्रीज़ लाइक यूके। एक सितंबर इनटेक होती है और जो सेकंड इनटेक होती है वो आपको पता है फरवरी मार्च की होती है। तो मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि आप सितंबर इनटेक के लिए प्रोसेस किया करें। इसमें ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करती हैं और ज़्यादा ऑप्शन आपके पास होते हैं। फरवरी में मार्च में थोड़ा कम यूनिवर्सिटी जो हैं एडमिशन वगैरह ऑफर कर रही होती हैं। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं पोलैंड में? तो इसके 2 मेथड होते हैं। एक तो इन्होंने एक पोर्टल्स भी बनाए होते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ ने। हर यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे जाएँगे और वहाँ पे पोर्टल बना होगा एडमिशन का, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का, वहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली ये होता है कि आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की ईमेल लें और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको आप मेल कर दें और उनसे जो रिस्पॉन्ड बैक का वेट करें, और वो आपको आपको रिप्लाई बैक करते हैं और आपको फर्दर जो है प्रोसीजर वगैरह गाइड करते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं इसमें आपकी मैट्रिक, एफएससी, अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, और अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की भी जो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होती है ये चाहिए होती है। और आप लोगों ने इसको जो अथॉरिटीज़ होती हैं, बोर्ड और मोफा और आईबीसीसी, अगर मैट्रिक एफएससी है तो अपने वहाँ से अटेस्ट करवानी होती है। बैचलर्स की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट एचईसी करके देता है, और अगर आपने इंजीनियरिंग की रखी है तो ईसी से भी आपको उसको अटेस्टेशन करवानी पड़ती है। देन जो है आपने ये सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेने होते हैं एजुकेशनल। साथ आपने एक अच्छा सा रिज्यूमे, एक सीवी अपना बनाना होता है जिसमें आपने अपना एजुकेशन कैरियर और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने उसमें मेंशन करना होता है। साथ एक आपको कवर लेटर चाहिए होता है जिस एसओपी भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप पोलैंड क्यों आना चाहते हैं और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप इस कोर्स इस यूनिवर्सिटी के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो वो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको उसके टेम्पलेट वगैरह शेयर कर दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा वो कैसे अपने लोगों ने बनाने हैं। तो एक एसओपी चाहिए होता है। साथ में आपको चाहिए होता है एक क्या कह सकते हैं, दो रिकमेंडेशन लेटर आपकी प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, जो कि अगर आपका यूनिवर्सिटी है तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से लेना है। अगर आपने बैचलर के लिए जा रहे हैं तो अपने कॉलेज के दो टीचर्स को कहना है कि आपको बना कर दे देंगे। उसमें मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट था और ये जो है अच्छा पढ़ता है, और इस तरह की वो बातें उसमें जो लिखी होती हैं आप लोगों को पता ही है, वो आपको बनाकर दे देते हैं इजीली। और साथ में आपको एक चाहिए होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, अगर आप विदाउट आइल्स जाना चाह रहे हैं, जिसमें आपका ये मेंशन होता है कि आप जो है आपका जो प्रीवियस कोर्स था या डिग्री थी वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में थी। वो आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको इजीली बनाकर दे देते हैं। तो ये आपको चाहिए होता है अगर आपने आइल्स वगैरह या कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की तो उसको एग्जाम्प्ट करवाना है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं आपको चाहिए। और साथ में आपका पासपोर्ट होगा, और ये आपने उनको मेल कर देना है या पोर्टल पे अपलोड कर देना है। ये मेन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई आपका एक्सपीरियंस लेटर वगैरह है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं, तो आपकी प्रोफाइल ज़रा बेहतर हो जाती है। तो जब आपको यूनिवर्सिटी से वापस रिस्पॉन्ड बैक आता है कि ठीक है हम आपको कंसिडर कर रहे हैं, तो आपसे वो अटेस्टेशन मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि आप हमें अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेल करें, जो कि पॉलिश एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है उन्होंने टेस्ट करके दिए हो आपको। इसी तरह जो इंडियन स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनकी दिल्ली में शायद होगी या मुंबई में, जो भी कंसुलेट वगैरह होगा पॉलिश एम्बेसी का, तो वहाँ से वो करवा सकते हैं।
तो आपने उस मेल का प्रिंट लेना है, उसमें उन्होंने लिखा होता है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को चाहिए, वो आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं साथ लेकर अपॉइंटमेंट सबसे पहले अपने अपॉइंटमेंट लेनी होती है एम्बेसी से। आप मेल करते हैं, एम्बेसी का एड्रेस जो है गूगल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आपने मेल करनी है, आपको वो अपॉइंटमेंट दे देते हैं। कई दफ़ा अपॉइंटमेंट स्लॉट्स भी ओपन होती हैं, आप उसमें से अपनी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट आ जाती है, आपने उस दिन तमाम डिग्रीज़ जो आपने मोफा और बाकी अथॉरिटी से टेस्ट करवाई होती हैं वो, और साथ 2 कॉपीज़ उनकी लेकर एम्बेसी चले जाते हैं। एम्बेसी आपसे फ़ीस लेती है, आई थिंक 30-40 यूरो होती है वो पर डॉक्यूमेंट। तो आपने उनको देकर उसको टेस्ट करवा लेना होता है, वो रख लेते हैं, ओरिजिनल भी रख लेते हैं, फ़ोटोकॉपीज़ भी रख लेते हैं, और 14 डेज़ के बाद आपको कहते हैं कि यार आपको डॉक्यूमेंट्स हम रिटर्न करेंगे। आपको खुद जाना पड़ता है एम्बेसी, या आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को एफिडेविट दे के भेजना पड़ता है, तो उसके वाले वो डॉक्यूमेंट्स कर देते हैं। देन आप वो स्कैन करके यूनिवर्सिटी को भेज दें और आपका वहाँ से ऑफ़र लेटर आ जाएगा। देन आता है कि आपने यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कर दी, ऑफ़र लेटर ले लिया, अब आपने वीज़े की तरफ जाना है। वीज़े के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस क्या चल रही होती है पोलैंड में। यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस होती है वो 1000 यूरो से 2500 यूरो, 2500 यूरो तक होती है, और काफ़ी चीप ऑप्शन है। पाकिस्तानी 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 1000 यूरो 2.5 लाख के करीब बनता है, 2,20,30 हज़ार रुपया बनता है, और इंडिया में तो ये 1 लाख सवा लाख रुपए के करीब बन रहा होता है। तो ये आप लोगों को जो है इतनी ही फ़ीस होती है, और ये काफ़ी रीज़नेबल होता है। फिर आपको चाहिए होता है बैंक स्टेटमेंट वीज़े के लिए। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप 25 लाख के करीब जो है पाकिस्तानी, 20 से 25 लाख रुपए के करीब जो है रिकमेंड आपको, मैं लोगों को मैं करता हूँ कि आप लोग रखा करें। बेशक आप लोगों का जो है बैंक स्टेटमेंट 10-15 लाख के करीब बन रही होती है, जो यूनिवर्सिटी और एक्सपेंस का देख के बनाया जाए, लेकिन आप फिर भी 20 से 25 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट रखा करें, और कोशिश किया करें कि वो 6 मंथ्स की हो, और बाकायदा ट्रांजैक्शंस हुई हों, सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों का जो है वो उसमें मेंशन हो, मतलब किसी सोर्स से आपको इनकम आ रही हो बैंक स्टेटमेंट, और उसको आप टैक्स रिटर्न से भी, अगर आपने केस मजबूत करना है तो अपने टैक्स रिटर्न से भी उसको प्रूफ करा सकते हैं कि देखिए हमारी टैक्स रिटर्न्स भी हुई हैं, ये हमारे पास इनकम आ रही होती है। तो इस तरह आप लोगों की जो है बैंक स्टेटमेंट एक अच्छी बन सकती है। साथ आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, और अ, आप लोगों ने जाकर जो है वो वीज़ा अप्लाई कर देना होता है, और साथ में आपको एक अदर टिकट जो डमी डमी टिकट आप लोगों को एजेंट लोग बना देते हैं, वो आपने बनवा लेना है। वन वे होता है, वो आपने वन वे का डमी टिकट बनवा लेना होता है। फिर आपसे जो पूछते हैं कि आपने वहाँ पे जाके रहना है, डॉर्मेट्री आपको यूनिवर्सिटी आप से आप रिक्वेस्ट करें, जब आप ऑफर लेटर आपको मिले तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि मैं आपके पास ही रहूँगा डॉर्मेट्री में, तो आपको डॉम के वो अ, एक कॉन्ट्रैक्ट भी भेज देते हैं विदाउट एनी चार्जेस। बड़ा मिनिमल अमाउंट होती है वहाँ पे रहने की। अगर आप डॉम में रहते हैं, 500 ज़्लोटी में आप जो है सिंगल रूम में आप रह सकते हैं विदाउट शेयरिंग, और अगर आप शेयरिंग में रहेंगे तो फिर वो 300 ज़्लोटी में आपको पड़ जाता है। तो ये तकरीबन लाख रुपए 80-90 हज़ार के करीब पाकिस्तानी जो है आजकल, आप कह लें कि वहाँ पे आपका ख़र्चा आ रहा होता है रहने का पोलैंड में। तो ये अपने डॉक्यूमेंट्स दे देने होते हैं, वहाँ पे आपका छोटा सा इंटरव्यू किया जाता है एम्बेसी की तरफ से, जो वीज़ा ऑफिसर बैठा होता है या बैठी होती है, तो वो इंटरव्यू करती है। जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे थे उन्होंने कि आप क्यों जाना चाहते हैं, और एक मैप सा दिया था, पोलैंड कहाँ पे है, इसमें आप मुझे बताएं। मैंने उसको मेंशन कर दिया था कि ये पोलैंड यहाँ पे है मैप में, और कुछ डिटेल्स उसने पूछी थी पोलैंड के वाले से, वो बता दी थी, कोर्स के बारे से बता दिया था। प्लस उसने पूछा था फ्यूचर प्लान क्या है, फिर मैंने उसको बताया था कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, कि मैं स्टडी करके वापस आऊँगा, और यहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं पाकिस्तान में, उनमें अप्लाई करूँगा और जॉब सिक्योर करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों ने भी ऐसे ही आंसर्स करने होते हैं, जो आपको आंसर्स बेहतर लगें आप उनको कर सकते हैं। और ये इंटरव्यू होता है 3-4 मिनट का इंटरव्यू होता है, मैक्सिमम किसी से 5 मिनट का ले लेते हैं, और 14 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। यहाँ पे एक मैं बात क्लियर करूँ, अभी लोग मुझे कहेंगे कि पोलैंड का जो वीज़ा रेशियो है वो काफ़ी कम है, लेकिन अ, उनकी बात किसी हद तक ठीक है, वो कम था, बट इस साल से या लास्ट 2-3 इनटेक से वो काफ़ी बेहतर हो गया है। अब वो वीज़े वगैरह रिजेक्ट नहीं करते। पहले तो पोलैंड का वीज़ा एक टॉस होता था, लग गया तो लग गया किसी का, और किस्मत ख़राब तो उसका नहीं लगता था, बेशक अपील करें जो मर्ज़ी करें वो वीज़ा नहीं देते थे। तो ये इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप लोग पूरी करें आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब आते हैं फर्दर एक्सपेंस की तरफ। इसके अलावा आपका क्या एक्सपेंस होता है, आपने 6 महीने की फ़ीस, 1 सेमेस्टर की फ़ीस यूनिवर्सिटी को देनी होती है।
प्लस डॉम आपको मैंने बता दिया है 500 ज़लोटी में आपको जो है वो सिंगल रूम 300 में आपको शेयरिंग में मिल जाता है डॉम में। तो ये आपका लिविंग एक्सपेंस हो जाता है। इसके अलावा ग्रॉसरी की प्राइजेस जो हैं वो आपकी 300-400 ज़लोटी में आपकी अच्छी ग्रॉसरी हो जाती है। तो ये आपका एक्सपेंस आ रहा होता है। अगर मैं कलेक्टिवली बताऊँ तो ये तकरीबन 1000-1100 ज़लोटी के करीब आपका पर मंथ एक्सपेंस वहाँ पे बन जाता है, जो कि एक देखा जाए एज़ कम्पेयर टू यूके या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा कम है। आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस एक्सपेंस को ईज़िली। पार्ट टाइम जॉब्स की भी वहाँ पे कमी नहीं है, पार्ट टाइम जॉब्स भी आपको मिल जाती हैं। ऑल्दो के पॉलिश लैंग्वेज आपको हर्डल बन सकती है, ये लैंग्वेज बैरियर है, हर यूरोपियन कंट्री का होता है। लेकिन ये है कि आपको ऐसी जॉब्स मिल जाती हैं जिसमें आपको कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता। आपको टेक अवेज़ में डिलीवरी की जॉब्स लोग करते हैं और उससे अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। 3-3 4-4 हज़ार ज़लोटी बनाते हैं। जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पर गए हैं, जो हमने इकट्ठा ही प्रोसेस किया था, वो गए हैं, उनसे मेरी बात होती है तो बताते हैं कि 3000 टू 4000 ज़लोटीज़ हम यहाँ पे ईज़िली जो है बना रहे हैं। और जो हमारा एक्सपेंस है वो 1200-1300 के करीब आ रहा होता है। तो आप देख लें कि 1800 तक भी आप लोग उस वहाँ से जॉब करके पार्ट टाइम बचा सकते हैं। वो अपनी यूनिवर्सिटी को फ़ीसें दें, वापस अपने होम कंट्रीज़ में भेजें, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर आप क्वेश्चन आता है कि जब आप पोलैंड पहुंच जाते हैं तो फिर आपका सबसे पहला स्टेप क्या होता है। पोलैंड पहुंच जाते हैं आपने अपने डोम तक पहुंच जाना होता है। उसके बाद आपने जाना होता है उनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जो आपकी सिटी में मौजूद होता है, करीबी जो होता है, आपने वहाँ पे जाना होता है। वहाँ से करता पपीतो जो रेजिडेंस परमिट होता है, टीआरसी, जो शेंजन के मज़े हैं कि आपको टीआरसी मिल जाता है। एक कार्ड पे आप 26 कंट्रीज़ घूम सकते हैं। अभी तो 2 और भी ऐड हो जाएंगी, तो 28 हो जाएंगी। फिर आप लोग 28 कंट्रीज़ को विज़िट कर सकते हैं। तो वो आपने करता पपीतो ले लेना होता है। वो आपका वीज़ा ड्यूरेशन का जितना आपका कोर्स होता है उतना ड्यूरेशन का आपको कार्ड दे देते हैं और आप फील फ्री टू गो एनीवेयर इन शेंजन ज़ोन। तो वो आपने ले लेना है। और एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे मैं एक रिकमेंडेशन आपको करूँगा, जब भी आपने पोलैंड के लिए जाना है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 3 कंट्रीज़ को टारगेट करना है। सॉरी, सिटीज़ को टारगेट करना है, छोटी सिटीज़ को टारगेट नहीं करना। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को हमेशा टारगेट करना है। सबसे पहले कैपिटल सिटी वारसा, सेकेंडली इनकी एक पोर्ट सिटी है गडांस्क, और थर्ड क्रैकोव, जिसे रसफ भी कहते हैं, पोलिश लैंग्वेज में इसको रसफ कहते हैं। इन 3 सिटीज़ को आपने जो है वो टारगेट करना है, छोटी सिटीज़ को नहीं करना। अगर छोटी सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है और बाज़ औक़ात लग भी जाता है, लेकिन आपने ये चांस नहीं लेना, आपने हमेशा बड़ी ही सिटीज़ में जाना है। फिर आ जाता है कि यहाँ पे आपको यहाँ पे रहने के क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी तो आपका लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे आपको आएगा, पॉलिश नहीं आती होगी, 8वीं या 9वीं मुश्किल तरीन ज़बान है दुनिया की, तो आपको सीखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आपको सीखेंगे, वक्त के साथ साथ बंदा सीख लेता है और सब इजीली फिर चल चल पड़ता है, स्मूथ सिस्टम चल पड़ता है। तो आप लोगों ने वो पॉलिश लैंग्वेज पे जाकर फोकस करना है, वो सीख लेनी है। और इसके अलावा जो है और तो ऐसा कोई डिफ़िकल्टी आपको यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ रही होती है। ठंड ठंड तो पूरे यूरोप में ही होती है। अगर मैं कहूँ तो पूरा यूरोप ही ठंडा है, बर्फ़बारी हर जगह ही होती है, तो पोलैंड में भी होती है। तो वो तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी जहाँ भी आप जाएंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में। इवन कि आप यूके में आएंगे तब भी ठंड तो होती है, यहाँ पे भी स्नोफॉल होती है। नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे फ़ायदे क्या क्या हैं। आपको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आप आईटी या बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं तो आपको वाइट कलर जॉब मिल जाती है। पैंट कोट पहन के टाई शेल लगा के आप जाएँ और अपना ऑफिस का काम करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बेतहाशा जॉब्स हैं यहाँ पे, और वो आपको हंस के रख लेते हैं, जिसे कहते हैं हंस के खुशी से आप सीवी ड्रॉप करें, इंटरव्यू दें। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पता है आईटी वालों का काम चल जाता है, तो वो उनको आईटी वालों को रख लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, बैंकर्स को। ये यहाँ पे आपको वाइट कलर जॉब्स मिल सकती हैं। और आपको मैंने बता दिया, अर्निंग जो है और जॉब से 3-4 हज़ार आप कमा लेते हैं। तो आप अगर वाइट कलर जॉब करेंगे तो आप खुद समझदार हैं कि आप कितने पैसे यहाँ से बना सकते हैं। तो ये था पोलैंड का टोटल प्रोसेस, जिसमें एडमिशन मैंने आपको बताया। एडमिशन के बाद आपने वीज़ा लेना है, टिकट कराना है और अराइव हो जाना है। रहने के लिए मैंने आपको बताया, आपको यूनिवर्सिटी की डॉर्म सबसे रीज़नेबल है, वो आप करें। और सेकेंडली आपने जो है जॉब जो है वाइट कॉलर भी मिल सकती है और जॉब्स भी आपको मिलती हैं। और सेकेंडली अगर मैं आपको ट्रैवलिंग, इंटरसिटी ट्रैवलिंग, या आपको यूनिवर्सिटी टू अकोमोडेशन या
ग्रोसरी स्टोर्स तक, तो बहुत ईजी ट्रैवलिंग है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा पोलैंड का, ट्राम्स बसेस हमेशा चलती हैं और बहुत रीज़नेबल में स्टूडेंट पास आपको बन जाते हैं। आपने जाते सर स्टूडेंट पास ले लेने और उस पर आपने स्टार्ट कर देना है अपना ट्रैवल करना। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर कोई आपकी क्वेरीज वगैरह हों तो आप मुझे स्टडी इन पोलैंड से रिलेटेड पिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने सारा खुद किया हुआ है, बट मैं गया नहीं था पोलैंड। तो आप लोगों को मैं अच्छा गाइड कर सकूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में इस सीरीज़ की, जो कि मैं आपको बताऊंगा मैं कौन से कंट्री को लेकर चलूँगा, कौन सा कंट्री आप लोगों से डिस्कस करूँगा जो इसी तरह पोलैंड की तरह चीप कंट्री रहेगा आपके लिए, और आप उसका वीज़ा रेशो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें, मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।